हम 2 जनवरी की न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कंडेम किया है कि इजरायली गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया इनकी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनका बिजली पानी बंद कर दिया यूएन रा वाली फैसिलिटीज़ का। ये UNRWA क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ये किसके रिलीफ के लिए काम करती है? पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी की। तो ये रिफ्यूजी कब कब पैदा हुए थे भाई? जब 1948 में इसराइल बना दिया था, और पहले ही बना दिया था। 40s में, एक तरह से ऐसे लिख देता हूँ, 1940s में इसराइल बना दिया था। उसके बाद अरब कंट्रियों ने इस पर कर दिया था अटैक। 1948 में जब इसराइल अरब वॉर हुआ था, तो उसके बाद इसराइल ने इनको बहुत बुरी तरह से हरा दिया, और उसके बाद बहुत सारे पैलेस्टीनियन को बुरी तरह से भागना पड़ा था वहाँ से अपनी जान बचा के। कई अरब कंट्रीज़ में गए, कई यूरोप में गए, कई पता नहीं अफ्रीका में गए, डिफरेंट प्लेसेस दे वेंट। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1949 में UNWRA को इस्टेब्लिश किया। ये मेनली पैलेस्टाइन में और ये सब जितने भी रीजन्स में उनके रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है। धीरे धीरे करके ये टेरर एजेंसी बन चुकी है ऑलरेडी। वो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो हमास के आतंकवादी हैं, उसको ये अपने यहाँ पर एज अ क्या बोलते हैं, प्रेस प्रेस वालों को क्या बोलते हैं अपन? जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट बना के रखे हुए हैं इन्होंने। ये इनको रिलीफ वर्क की तरह काम करने के लिए अपने एजेंट बना देते हैं, है ना, एजेंट बना के रखते हैं हमास वालों को ही। तो टेरर एजेंसी है, सबको पता है। और इसराइल वालों को तो साफ साफ पता है, अंधों को जो नहीं दिखता वो इनको दिख जाता है। ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने इनका तेल पानी बंद कर दिया, सीधी सी कहानी ये है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सिगरेट्स की बात कर लेते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। देखो, अभी कुछ दिन पहले ही ये सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सिगरेट्स पे इन्होंने सेस लगाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हम हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट लेके आए थे। इसमें हमने जो सिन गुड्स थे, पान मसाला टाइप के, इन पर हमने क्या लगाया था? सेस लगाया था। ठीक है कि नहीं? इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, एक्साइज ड्यूटी पहले लग रही थी 5 से 10 रुपये 1000 सिगरेट्स पे। ये एक्ट आने से पहले की बात कर रहे हैं, राइट? मतलब 1000 सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी 5 से 10 रुपये देनी पड़ती थी सरकार को। अब 1 फरवरी से क्या होगा? ये 2.5 रुपीज़ से 8.5 रुपीज़ तक देनी पड़ेगी पर 1000 स्टिक्स। ये NCCD टैक्स को ही देना पड़ता था इनको इतना पर 1000 स्टिक्स, ये सेम है। ऑलराइट। GST देखो, पहले थी इस पर 28%, अब GST को बढ़ा के कर दिया है कितना? 40%। तो GST इंक्रीज कर दी। मैंने बताया ये थर्ड स्लैब है। मैंने कल इसको डिस्कस किया था। इट इज़ फॉर सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। ऑलराइट। प्लस जो कंपनसेशन था 5 से 36% का, वो हटा दिया गया है। तो ये GST कंपनसेशन सेस हम लेके आए थे कि जितना भी रेवेन्यू का लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो इस कंपनसेशन सेस से हम पैसा लेके उन गवर्नमेंट्स को दे देंगे, है ना। ये इनिशियली कंपनसेशन सेस लाना था 5 साल के लिए। तो 2017 से लेके अगर देखा जाए तो 2025 तक इनको हो गए लगभग कितने हो गए? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल हो गए भाई, है ना। हमने इसको एक्सटेंड करना पड़ा था। स्टेट गवर्नमेंट्स को वो हो रहा था कि यार हमें अभी भी GST की वजह से टैक्स का लॉस हो रहा है, तो कंपनसेट हम उसको ज़्यादा समय तक करते गए थे। ऑलराइट। तो जब ये सेस हमने कंपनसेशन सेस को हमने ख़त्म किया, तो उसकी जगह पे हमें और सेस लगाना था। उसी के लिए हम ये एक्ट लेके आए थे, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे सिगरेट्स के लिए। और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी हम लेके आए थे पान मसाला टाइप के सिन गुड्स पे सेस लगाने के लिए। ऑलराइट। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इनके दाम बढ़ने ही बढ़ने थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो, इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी ख़राब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से 4 लोगों की तो डेथ हो गई है। 2000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग ICU में भर्ती हैं क्रिटिकल कंडीशन में। ऑलराइट।
तो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। तो इसमें इस तरह की घटना क्यों हो गई? तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सैबोटेज, ये बीजेपी रूल्ड स्टेज में वो करने के लिए पाइपलाइन लीक करके उसमें वो जाने दिया। दूसरा हो सकता है नेग्लिजियंस, जो वर्कर्स हैं काम करते हैं उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और ध्यान नहीं दे रहे कि हाँ छुट्टी मार ली है आज, कोई दिक्कत नहीं है, और पता चला कहीं से पानी लीक हो गया है और तुम्हारा लोग गंदा पानी पिए पड़े हैं, डर्टी वाटर पिए पड़े हैं, ठीक है नहीं, एसिड डर्टी वाटर बदबूदार पानी पिए पड़े हैं। प्लस एक रीज़न ये भी है कि जो एग्ज़िट पॉइंट पर जहाँ पर पानी लोगों को जा रहा है पीने के लिए, उस पर पानी की चेकिंग नहीं की जा रही है, नहीं समझे, जो चेकिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वही नहीं मीट हो पा रहे हैं। तो ये कई सारे रीजंस दिए जा रहे हैं। तो अभी खुदाई भी चल रही थी वहाँ पे, पाइपलाइन जहाँ पे फटी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो जब इतनी इंदौर जैसे शहर में हो सकता है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस को तो बताता ही बताता है, प्लस ये बताता है कि मतलब जब इंदौर जैसे शहर की ये सिचुएशन है तो और देश के शहरों में क्या ही बुरी हालत होगी। तो ये शेम की बात है, डिस्पाइट जो प्रोग्रेस हमने की है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, फिर भी जो पानी से रिलेटेड वूज़ हैं, मतलब परेशानियां हैं, वो कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही हैं। एक सर्वे के अनुसार हमें पता चला है कि रूरल अर्बन का डिवाइड तो है ही है, लेकिन 96% जो हाउस होल्ड हैं उनमें अब इम्प्रूव्ड सोर्स से वाटर जा रहा है। इम्प्रूव्ड सोर्स का मतलब है कि म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी है वो भी इम्प्रूव्ड सोर्स ही माना जाता है, नहीं समझे। तो 96% तक हम पहुंचाने लगे हैं रूरल और अर्बन एरिया में, म्यूनिसिपैलिटी का पानी जाने लगा है। जब 96% पानी म्यूनिसिपैलिटी का जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ग्रीविया मतलब ग्रीव सिचुएशन है ये, ग्रीव बोलेंगे कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि थोड़ा भी सिचुएशन पानी की खराब हो गई या पुअर क्वालिटी का पानी जाएगा तो 96% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन हाईली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ दिस म्यूनिसिपैलिटी वाटर। तो म्यूनिसिपैलिटी की तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको और अच्छे से काम करना चाहिए, नहीं समझे। तो ये मैंने कहा इंदौर वाली न्यूज़ थी, मैं इसको कवर कर देता हूँ, ऑलराइट। और बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना है इन सब मुद्दों को। तीसरी हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया ने 1 जनवरी को ही अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट साझा कर ली है। तो हमने 1988 में एक बायलेटरल अग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि हम चाहे एक्सीडेंट से, जैसे दोनों में थोड़ा सा भी अटैक हो जाए, हम एक्सीडेंट से भी न्यूक्लियर साइट पे अटैक न करते हैं भाई। आतंकवादी भी ऐसी जगहों पे अटैक न करें जहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स हैं। ना तो एक्सीडेंटल होना चाहिए ना ही इंटेंशनल। युद्ध कर रहे हो कहीं पे भी कर लो, लेकिन जहाँ पे न्यूक्लियर तुम्हारे आर्सेनल स्टोर्ड है वहाँ पे अटैक नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? इसके लिए ही हम एक दूसरे को, भैया ये रही हमारी लिस्ट, ये रही हमारी लिस्ट, हम लोग शेयर कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को हमने जो एक्सचेंज किया गया है। लेकिन जो हमारा इंडिया में भी जाहिर सी बात है कई जगह ऐसी होंगी जो लिस्ट में नहीं होंगी, हम छुपा के रखते होंगे। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी छुपा के रखे थे नूर खान एयरबेस पे। तो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके टाइम पे हमने ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को गोली मार दी थी, बम ब्रह्मोस मार दिया था, नहीं समझे। तो पाकिस्तान जो है गिड़गिड़ाते हुए यूएसए के पास पहुंचा, फिर इंडिया के पास भी माफ़ी मांग रहा है कि भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई, सीज़ फायर कर दो, सीज़ फायर कर दो। प्लस इंडिया की जो लॉबी है लेफ़्ट विंग और अपोजिशन वाले और जो सॉफ्ट टेररिज्म जो फैलाते हैं लोग, उन्होंने भी मोर्चा संभाला। सलमान खान ने भी कहा ट्वीट करके सीज़ फायर प्लीज़, और उसके बाद सलमान खान ने जैसे ही बैकलैश हुआ तुरंत उसको डिलीट कर दिया आधे घंटे के अंदर ही। ठीक है कि नहीं? तो ये हम कब से शेयर करते जा रहे हैं भाई? 1992 से शेयर कर रहे हैं। 1988 में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था। और जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं मतलब बाकी की ये तो बेकार की कहानी लिखी है, जो कहानी मेन है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। उसके बाद हम बात करते हैं, आईएमडी ने बोला है कि ये जो दिसंबर है 2025 का वो ड्राइएस्ट है, 5th ड्राइएस्ट ईयर इन 125 ईयर्स। अब तो देखो हम कहेंगे यार दिसंबर में तो वैसे ही बारिश नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मानसून थोड़ी है, इंडिया में तो मानसून में बारिश होती है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कितना बारिश हुई कितना नहीं हुई, हमें इसमें नहीं जाना, हम समझ लेते हैं कि क्या होता है जनरली। ये जो रीजन है ये मेडिटेरेनियन रीजन माना जाता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑलराइट। ये है एक्स्ट्रा
ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि सर्दियों में यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठते हैं और यहाँ पे अलोफ्ट मतलब ऊपर की तरफ सब ट्रॉपिकल विंड फ्लो करती है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है, इसको अपने साथ में पुल करके ले आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसको हम क्या बोलेंगे, या तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल दो इसको, ऑलराइट, या फिर हम इसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं, या फिर हम इसको फ्रंटल साइक्लोन भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हमारे इसको पुल करके सर्दियों में लेके चला जाता है और हिमालय से ये हो जाता है बाइफरकेट। और जैसे ही बाइफरकेट होता है तो ये बादल बादल इसके साथ आके नॉर्थ इंडिया में बारिश करते हैं। तो ऐसे ही ये इन 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 तीनों चीज़ों का नाम हम क्या दे देते हैं, इनको हम बोल देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इंडिया यहाँ ईस्ट में पड़ता है, अगर यूके से देखा जाए तो हम ईस्ट में पड़ते हैं। तो ये हमारे इंडिया के ये पड़ता है वेस्ट में, मेडिटेरेनियन रीजन। तो यहाँ से जब बादल एक तरह से डिस्टर्बेंसेस के रूप में चल के आते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसीलिए इनको अपन लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोल देते हैं। तो ये ऐसे ये 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हर साल आते हैं सर्दियों के टाइम पे। इस बार हो गए हैं डिले, है ना। तो अभी अभी आज 1-2 दिन में अभी जो आगरा में हल्की सी बारिश हुई थी, बहुत ही वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, तो थोड़ी बहुत बारिश हुई है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमें हेल्प करते हैं किसमें, रबी फसल्स में, रबी फसल, है ना, तो सिंचाई वगैरह हो जाती है। तो 5th ड्राइएस्ट रीजन बताया, ऑलराइट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। प्लस देखो, जो एआई की हम सबमिट करने वाले हैं, एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में हम करेंगे। मैं 2 दिन से बता रहा हूँ ये, और फरवरी तक ये न्यूज़ चलती ही रहेगी। 15 से 20 फरवरी तक होना है, मेनली 19 फरवरी का इसका इवेंट होगा। ये कहाँ पे होगा देखो, मैं बता देता हूँ। भारत मंडपम में होने वाला एक पब्लिक इवेंट। भारत मंडपम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ऑलराइट। बायलेटरल इंगेजमेंट भी होंगे, मतलब जैसे कई सारी कंट्री आएंगी, 15-20 कंट्री आएंगी, तो एक दूसरे से मिलेंगी कहाँ पे, भारत मंडपम में और हैदराबाद हाउस में। तो लीडर्स की मीटिंग हो जाएंगी। पब्लिक इवेंट्स कहाँ पे होंगे, सेंट्रल पार्क वगैरह में भी करवाए जाएंगे। मतलब बेसिकली नई दिल्ली में ही ये होना है। तो एआई इम्पैक्ट समिट आप याद रखना, न्यू दिल्ली में होनी है, फरवरी में होगी। फिर हम इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, देखो ये फिर उसके 2 दिन बाद ही ये न्यूज़ में आ गया। हमने प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने लॉन्च की है पहली वंदे भारत, कौन, स्लीपर क्लास की। अब तक जितनी भी वंदे भारत लॉन्च हुई हैं उसमें सिटिंग पैसेंजर्स मतलब बैठ के ही जा सकते थे, अब स्लीपर वाले हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि जो स्लीपर वाली वंदे भारत हमने चलाई है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई है। तो हमने चलाई है असम के गुवाहाटी से और कहाँ तक, वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक, ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गुवाहाटी से कोलकाता तक चलाई गई है, इतना ही सफिशिएंट है। और मैंने देखो इसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। और जो गिलास में पानी रखा हुआ था ना भाई, वो बिल्कुल भी छलक नहीं रहा था, नहीं समझे। इट वॉज सो फंटास्टिक टू वॉच। आई वॉज फीलिंग सो प्राउड दैट माई कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी पुलिस के कारनामे बहुत अच्छे। ये न्यूज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्यों, करप्शन के लिए। गांजा रखा हुआ था पुलिस स्टेशन में, ठीक है, ताले में बंद है, ये बोरी रखी है गांजे की, इसमें क्या रखा है, गांजा, ठीक है। इसको अपन लोग वीड भी बोल देते हैं, है ना, मैरुआना भी बोल देते हैं, मैरी जुआना, ठीक है कि नहीं। ये रखी हुई थी, पुलिस ने क्या किया, एक आरोपी को उठा के जेल में डाल दिया भाई। और जाहिर सी बात है, पैसे देगा तो पुलिस को पैसे वगैरह खिलाए होंगे। तो देखो पुलिस को भी पता है कि ये करप्ट है, इसको पता है कि पुलिस भी करप्ट है। तो पुलिस ने क्या किया, गांजा गायब कर दिया। सबूत ही नहीं है तो ये आदमी क्या होगा, फ्री हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि पुलिस वालों ने गायब किया है, उन्हें भी पता है कि ये आदमी करप्ट है, पुलिस भी करप्ट है, लेकिन सबूत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, भरी करना पड़ेगा मजबूरी में। तो ये पुलिस वाले बहाना क्या बनाएंगे, तो इन्होंने, पुलिस वालों ने बहाना बनाया है कि देखो ये चूहे खा गए गांजा, हमारा जितना भी रखा था। कितना गांजा खा गए, 200 किलो। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो 200 किलो, 500 किलो से मथुरा में जैसे 500 किलो डिस्ट्रॉय कर दिया था 2024 में, तो उसी का सहारा लेके पुलिस वालों ने बोल दिया कि 200 किलो हमारे यहाँ का हो गया।
तो हाइट्स ऑफ करप्शन की बात करेंगे, इसको जाने देते हैं, बस इट वाज अ फर्जी न्यूज़, बस मैंने बताना इसको ज़रूरी समझा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैंने अभी जीएसटी का मॉर्निंग में बताया था आप लोगों को 1 दिसंबर की न्यूज़ में। तो जीएसटी का मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमको लॉस हुआ था, हमने जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो वो अब हम उससे बराबर पे आ गए हैं, उससे ज़्यादा ही हम करने लगे हैं। जैसे देखो, जीएसटी का रिफॉर्म लाए थे तो नवंबर में कितना लॉस हुआ था जीएसटी की वजह से हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में, तो 4% की कमी आ गई थी जीएसटी के कलेक्शन में, नहीं समझे। तो दिसंबर में आते आते हमारा क्या हुआ, 6.1% की बढ़त आ गई। ओवरऑल जीएसटी की हम बात कर रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से जो जीएसटी है वो 1.2% इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट जीएसटी टैक्स, उसमें 19.7% की आई है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल बढ़ोतरी कितने की आई है दिसंबर के महीने में, 6.1% की। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अ, मतलब जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे तो उसकी वजह से जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। ऑलराइट, घाटा हुआ था, नवंबर में हुआ था, अक्टूबर में हमने रिफॉर्म्स किए थे, नवंबर में घाटा हुआ, दिसंबर में हम ऑलरेडी प्लस में पहुंच चुके हैं, 6.1% हमको ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। ऑलराइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं। जब हमने ये नवंबर का 4% घाटा देखा तो ये हमने नवंबर 2024 से कंपेयर किया। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमने दिसंबर को दिसंबर 2024 से कंपेयर किया है, तो उसके दिसंबर के मुकाबले में इस दिसंबर में हमको फ़ायदा हुआ। इसी को हम सीजनैलिटी भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। वेन एवर वी आर कंपेयरिंग द इकोनॉमी देन वी कंपेयर इट विद द सेम सीजन्स, है ना। सर्दियों का सीजन है तो हम सर्दियों से ही उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। सीजनैलिटी इसी को बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मैंने मॉर्निंग बताया था कि 1 जनवरी से यूरोपियन यूनियन का CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ये लगने लगेगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स लगने लगेगा। ये मैंने आपको क्या बताया था, देखो 2023 में इन लोगों ने बोला था कि सभी कंट्रियां ये पता कर लें कि तुम्हारे स्टील और जितने भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन एमिशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो कितना कार्बन को एमिशन कर रहे हैं, तो हमको बताओ 2025 के एंड तक, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर हम 1 जनवरी 2026 से तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाने लगेंगे। जितना ज़्यादा तुम्हारा कार्बन एमिशन हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा हम टैक्स लगा देंगे। तो इसकी वजह से जो प्राइस थ्रेट हो रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट को, स्टील और एल्यूमिनियम, कल मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आई होप आप इसको देख पाएंगे। तो क्लाइमेट देखो, पेरिस पैक्ट स्क्रूटनी में आ गया है, क्यों? क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यूएस ने पुल आउट कर लिया, मैंने बताया था COP30 में, COP30 हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? बेलम में। कई बार बता चुका हूँ मैं, बेलम कहाँ पे पड़ता है? ब्राज़ील में, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहले मैंने। तो पेरिस पैक्ट जो साइन हुआ है उसमें यूएस ने एग्जिट कर लिया, प्लस कई सारी कंट्रीज़ देख रही हैं कि अरे यार हम क्या करें, हम अपनी ही हिसाब से करेंगे सारे काम। किसी ने प्लेज कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10 साल हो गए इसको, 2015 में हमने किया था, 2025 तक आते आते 10 साल भी हो गए, तो कुछ खास इससे निकल के नहीं आया, तो वही बता रहे हैं। तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था तो उसी को रिप्लेस करने के लिए हम आ, ये लेके आए थे पेरिस एग्रीमेंट 2015 का। ये किक इन करना था 2020 से, तो 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल में कुछ नहीं हो पाया है। देखो क्या रहा है इसमें, यूएसए ने विड्रॉल कर लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब लिखी हुई हैं, हमें पता है क्या है। और ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ऑलराइट, ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ढेर सारी। COP30 का मैं आपको बता चुका हूँ, इसको पढ़ लेना, इट इज़ अ नाइस आर्टिकल बट देयर इज़ नो सब्सटेंस इन इट, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया 1.2% से। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो टेक्सटाइल है, टेक्निकल टेक्सटाइल का 10% ग्रोथ देखने को मिला है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है, डिप हो गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? इनको हम परफॉर्मेंस के लिए पहनते हैं, ना कि
दिखावे के लिए, फैशन के लिए नहीं पहनते हैं अपन लोग, है ना। जैसे ये इट इज़ नॉट अ हुडी, क्या हुडी ले आए और पहन लिया, सर्दी में स्वेटर पहन लिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। टेक्निकल टेक्सटाइल वैसे रहते हैं जैसे पैराशूट हो गया। पैराशूट आप ये नहीं देखोगे कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, पैराशूट वो देखोगे कि हाँ, कि हमको सेफली ज़मीन पे कौन उतार देगा, है ना। जैसे हेलमेट हो गया, और कोहनी पे लगाने वाले वो हो गए, और नी कैप्स हो गए, और जो क्रिकेटर्स वो लगाते हैं एल गार्ड हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में आती हैं ये। मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, जैसे गर्दन में लगाने वाला वो हो गया एक, जब गर्दन में मूंछ आ जाती है तो वो लगाते हैं ना अपन लोग, तो उसको अपन लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलते हैं। कपड़े ही होते हैं, वो भी एक तरह से पहने जाते हैं, लेकिन हम उनको परफॉर्मेंस के लिए पहनते हैं, दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं। ये टोबैको वाला मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है कि नहीं। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट आए थे हम, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाए थे पान मसाले के लिए, ये मैं बता चुका हूँ। तो इनके भी दाम बढ़ जाएंगे 1 फरवरी से, ऑलराइट। तो मराठी लिटरेचर की बात कर लेते हैं। देखो हमारा जो इंडिया है, इंडिया में अगर देखें, मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ, आई होप प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैं इसको यहीं पे बना रहा हूँ। कोई जगह है क्या, इधर ही बना देते हैं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, ऑलराइट। दिस इज़ इंडिया। अगर देखें तो ये हमारा ये वाला रीजन पड़ता है राजस्थान में, एरिड रीजन, ऑलराइट। इसके बगल में पड़ता है हमारा ये वाला रीजन, इसको अपन बोलते हैं सेमी एरिड, सेमी एरिड। इसी को अपन लोग बोल देते हैं सवाना रीजन, क्योंकि ये सवाना अफ्रीका से लिया गया है, अफ्रीका के सवाना रीजन से लिया गया है। ये सेमी एरिड रीजन को बोलते हैं। सेम सेमी एरिड रीजन हमारा हॉकी स्टिक की शेप में सेंट्रल इंडिया में भी पड़ता है, यहाँ पर जो मैंने बनाया है, तो ये भी सेमी एरिड रीजन है। तो अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बोल रहे हैं कि डिग्रेड होते जा रहे हैं, ये फॉरेस्ट डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये आदि परवा एंशियंट मराठी का एक लिटरेचर है। 750 साल पहले ये लिखा गया था, 16वीं सेंचुरी में मराठी लिटरेचर है। तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये पहले से ही डिग्रेडेड था, ऐसा ही था, है ना। तो अब इतना ज़्यादा डिग्रेड हो नहीं हुआ है, ये पहले से ही इसकी ऐसी ही सिचुएशन थी, है ना। ट्री ग्रास लैंडस्केप है परसिस्टेड फॉर द एटलीस्ट 750 ईयर्स लॉन्ग बिफोर कॉलोनियल टिम्बर एक्सट्रैक्शन, मतलब अंग्रेजों ने पेड़ पौधे काटे हैं, उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ इसको, है ना। तो बस तुमको इसमें ये याद रखना है कि मराठी लिटरेचर है आदि परवा, इसका नाम याद रखिएगा, आदि परवा। प्लस इसमें एक नीरा रिवर आया है, लोकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। और हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। हमारी पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, ये मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाया है। सबसे पहले नंबर पर तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ा थी, तेलुगु थी, उड़िया थी, ये 6 हुआ करती थी। फिर हमने पिछले साल ही 2025 में 5 और लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया। कुछ रूल्स में हमने फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए थे, उसके बाद ही हम ऐड कर पाए, अदरवाइज इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू ऐड दिस लैंग्वेजेस। मराठी को हमने ऐड किया है, महाराष्ट्र की हो गई, बंगाली बंगाल की हो गई, असमीज़ असम की हो गई। 5 तो ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इनकी हमने ऐड कर दी है। प्लस पाली एंड प्राकृत, इन 2 लैंग्वेजेस को भी हमने ऐड किया है, ठीक है। इनका भी हमको एंशिएंट लिटरेचर ढेर सारा मिला है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये 21 तो एक ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बसंतर 1971 के टाइम पे ये हुआ था, अमृतसर वाले रीजन में। तो बहुत ज़्यादा इसका पता नहीं करना है हमको। तो हमारे इसको ये थे हमारे लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल सिंह के फाइनल वर्ड से, ये अपन लोग लिख सकते हैं ऐसे वगैरह में। नो सर, आई विल नॉट अबेंडन माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स, मतलब मैं इनको मार डालूंगा सबको। तो ये इसके शब्द थे, ये बेचारे मर गए थे। तो जब ये इनकी डेथ हुई थी तो ये 21 साल के थे, तो इसको 21 के नाम से जाना जाता है इसी बैटल को, नहीं समझे। 1971 में ये हुआ था। आई होप कि आप इनको याद रखोगे। ये वेस्टर्न फ्रंट पे ये लड़ा गया था, बसंतर बेसिकली। और थोड़ा वर्ल्ड की न्यूज़ के बारे में हम जान लेते हैं। इसराइल के सोल्जर्स खड़े हुए थे, तो एक आदमी आके पैलेस्टाइन का पत्थर मारने लगा, उन्होंने गोली मार दी, मर गया, है ना।
चैप्टर एंड। इंडिया में पत्थर फेंकते रहते हैं तो सोल्जर मर जाते हैं बेचारे, टेररिस्ट बच जाते हैं। प्लस ये जोहरान ममदानी इस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, न्यूयॉर्क का इसको मेयर चुना गया था। तो ये इसने शपथ ले ली है और ये मेयर बन चुका है 1 जनवरी से। ऑलराइट। तो जोहरान ये अरफा खातून करके एक लेडी हैं और ये द वायर के लिए जर्नलिस्ट का काम करती हैं, इंडिया में रहती हैं, पाकिस्तान को सिंपथाइज़ करती हैं। तो जब ये जोहरान चुन के आया था तो ये पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि इंडिया का जोहरान कहाँ है, जोहरान, अरे जोहरान, ऐसे कर करके पागलों वाली एक्टिंग करके दिखा रही थी। प्लस अभी ये आतंकवादियों को डिफेंड करने के लिए जो मूवी आई थी धुरंधर, उसमें जो टेररिस्टों को दिखाया गया था पाकिस्तान वालों को, तो उनको डिफेंड करने के लिए मैडम कह रही ह्यूमन राइट्स तो सबके होते हैं, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। तो इन मैडम को आतंकवादियों के भी ह्यूमन राइट्स दिख रहे थे उस टाइम पे। तो इस तरीके की जो ये खातून थी। तो ये मैं बता देता हूँ, जोहरान ममदानी ये पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क का मेयर है। और ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये इंडियन ओरिजिन है कि पाकिस्तानी ओरिजिन है। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंडियन ओरिजिन है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इंडियन ओरिजिन है, बट इसको देख लेना, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फेमिनिज्म वाली एक औरत थी, फीमेल थी, उसने केस कर दिया कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उसने कोर्ट इसलिए कर दिया कि देखो वो कह रही थी कि मेरा आदमी पैसे कमाता है और उसकी वजह से मुझे इसके अंदर रहना मतलब डोमिनेंस में रहना पड़ता है और ये मेरे ऊपर एक मेंटल टॉर्चर हो रहा है और मैंने इस पर दहेज का केस कर रही हूँ, हटाओ हटा सावन की घटा, कुछ नहीं। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस केस, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल डोमिनेंस है मैन का ओवर इज वाइफ, मतलब वाइफ पैसे कमाती नहीं, मैन पैसे कमाता है, तो एक तरह से फाइनेंशियल डोमिनेंस मैन का हो गया। इट कैन नॉट बी क्वालिफाई एज अ क्रूएलिटी, कि ये एक क्रूएलिटी नहीं है भाई वाइफ के ऊपर के आदमी अत्याचार कर रहा हो पैसे कमा के। इट इज़ नॉट अ क्रूएलिटी, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एनी टेंजिबल मेंटल और फिजिकल हार्म कॉज्ड बाई हर। भाई आदमी पैसे कमा के ला रहा है, उससे तुम उसकी वाइफ को टेंशन हो जा रही है, मेंटली हरास हो जा रही है, ये तो बड़ी विचित्र औरत है भाई, है ना। तो उसने बोल दिया है कि जब कोई मेंटल हार्म तुमको हो नहीं रही है तो ये क्रूएलिटी नहीं मानी जाएगी। ये ऐसा ये केस आया था, जस्टिस नागरथन्ना ने इसको वो किया, तो एक डाउरी हरासमेंट केस को क्वैश कर दिया, बोले ख़त्म कर दिया उसको। तो उसने बोला कि जो औरत ने एलिगेशंस लगाई हैं कि उसको फोर्स कर दिया कि मेंटेन करे पेनी वाइज अकाउंट, कि कितना पैसा घर वाले खर्च कर रहे हैं, एक्सेल शीट बनाए, उसका आदमी ने बोला होगा उल्टा सीधा पैसा खर्च करती होगी, एक्सेल शीट बनाओ और कितना पैसा खर्च कर रही हो मुझे बताओ। और मुझसे तो एक एक पैसे का हिसाब रखता था, चवन्नी चवन्नी तक का, और अपने भाइयों को और अपने मम्मी पापा को लाखों रुपए भेज देता था। और मतलब इसको दिक्कत मैडम को इससे हो रही थी कि अपने भाइयों को और मम्मी पापा को पैसे क्यों भेज रहा है ना, और मुझे पैसे देता नहीं खर्चे के लिए। तो उसके लिए उन्होंने दहेज का केस कर दिया। वाह जी वाह। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो वूमेन ने बोला कि भाई मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और फिर मैं हाउस वाइफ बन के रह गई, अब मुझे अपनी डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है अपने हस्बैंड से, और फिर मुझे अकाउंट भी मेंटेन करके रखता है, ये मेंटल हरासमेंट है, दिस एंड दैट वाली बात थी। बट कोर्ट ने सारे सबूतों को देखा और उसने पाया कि ये फेक न्यूज़ है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखो जो सिचुएशन मैडम आपकी है वो हमारी इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है ना, कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता आया है। बट क्रिमिनल लिटिगेशन कैन नॉट बिकम अ गेट अवे, कि तुमको मेंटली परेशान हो, तुम किसी और चीज़ की वजह से परेशान हो अपनी फैमिली में, तुम उसको दहेज का केस कर दो। तो इसीलिए उसने क्वैश कर दिया था उसको। प्लस ये ढाका में एक और हिंदू को मार दिया। पहले दीपू चंद्र वाला केस तो आपने देखा ही होगा, दीपू चंद्र दास को कितनी बुरी तरह से मारा था। ऐसे ही एक और बिजनेसमैन को, खोंखोन चंद्र दास, इस बेचारा 50 साल का था और अटैक कर दिया उसने, बेचारे में आग भी लगा दी, हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत ही बुरी हालत है। अब देखो रशिया के प्रेसिडेंट के घर पे यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर दिया। तो यूक्रेन वाले बोले कि हमने नहीं किया, रसिया वाले बोले कि इन्होंने ही किया है। अब रशिया वालों ने उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया। तो यूक्रेन कह रहा हम कंडेम करते हैं इसको और हम चाहते हैं वर्ल्ड वाले भी इसको कंडेम करते हैं। तो ये वो वाली न्यूज़ थी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो बुल्गारिया है,
बुल्गारिया जो कंट्री है यूरोप की, उसने यूरो को एज अ करेंसी, नेशनल करेंसी घोषित कर दिया है। बोले ये हमारी करेंसी यूरो रहेगी, अपनी नॉर्मल करेंसी को ख़त्म कर दिया इसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूरा जोन में शामिल हो गया है। तो देखो, यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। यूरोपियन यूनियन में इस समय 27 कंट्रियां हैं। एक होता है शेंगन एरिया। शेंगन एरिया बिना बिना पासपोर्ट के एक दूसरी कंट्रीज़ में आ सकते हैं, जो भी इस शेंगन एरिया का पार्ट होंगे। यूरा जोन में वो कंट्रीज़ हैं जो यूरो को अपनी करेंसी मान लेते हैं। तो जो बुल्गारिया है वो यूरा जोन में शामिल हो गया है। तो देखो, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं, यूरा जोन में 21 कंट्रियां हैं। मतलब कई सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं, उन्होंने यूरो को अपनी करेंसी नहीं माना है। शेंगन एरिया में 29 कंट्री हैं, मतलब 27 से भी दो ज़्यादा हैं। तो कई सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, प्लस अदर कंट्रीज़ भी शेंगन एरिया का पार्ट हो सकती हैं। तो देखो, 25 तो शेंगन एरिया में यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं। उसके अलावा देखो, आइसलैंड, लिechtenstein, ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा एक और है उज्बेकिस्तान, वो भी डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये बताएंगे बाद में। दो ही डबली लैंड लॉक्ड कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक लिechtenstein भी है, प्लस एक नॉर्वे है, प्लस एक स्विट्जरलैंड है। तो ये जो चार कंट्री है ना भाई, इनको देखने में लगेगा कि यार स्विट्जरलैंड तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहिए, नॉर्वे तो होना चाहिए, आइसलैंड भी होना चाहिए, लिechtenstein भी होना चाहिए, पर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये शेंगन एरिया का पार्ट है। ऑलराइट, इस चीज़ को याद रखना। मतलब ये बिना पासपोर्ट के यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में घूम फिर सकते हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसीलिए मैंने इसको रखा है न्यूज़ को, आई होप। और ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है जो यूरा जोन में शामिल हुई है, तो बुल्गारिया हुई है। आई होप यू रिमेंबर दिस। अब स्टूडेंट्स की प्रेजेंस पढ़ाई में मेंटेन कर दी है, मैंडेटरी कर दी है, तो बोल रहे हैं कि इससे लर्निंग ख़त्म हुई जा रही है। तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। क्लास में बच्चे ना, ये लोग ये चाहते हैं कि क्लासरूम है उसमें बच्चे ही ना आए और ऐसे ही पढ़ाई होती रहे। नहीं समझे भाई, पुराने ज़माने में क्या होता था, टीचर आता था, बच्चे बैठते थे, तभी ना पढ़ाई हो पाती थी। वी कैन नॉट ट्रस्ट स्टूडेंट कि वो घर जाएंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। नो बडी स्टडीज़ यार। आई हैव बीन अ स्टूडेंट। मुझे ऐसे ही खुला छोड़ दो तो मैं दिन भर गेम खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, इधर उधर डोलूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो वो जो 5-6 घंटे बच्चे स्कूल में स्पेंड करते हैं, वो उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए और क्लासरूम ग्रोथ के लिए, इंटरैक्टिव स्किल लर्निंग, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके लिए, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। तो इसको आप पढ़ लेना। फिर ये आया था कि इंडिया को CRA की क्या ज़रूरत है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की हमको ज़रूरत क्या है। बहुत ज़रूरत है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ रेन फेड एरिया बहुत ज़्यादा है, इसमें 51 लिखा है, लेकिन मैं बता दूँ 48.5% ही है रेन फेड। मतलब हमारा 51.5%, अब हम इरीगेटेड हो गया है वो हमारा नेट जोन एरिया। याद रखना ये चीज़, इसमें गलत फैक्ट दिया हुआ है ये, है ना। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बहुत है, कन्वेंशनल फार्मर्स हैं हमारे यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए हमको ज़रूरत है। तो इसमें बायो E3 पॉलिसी का जिक्र किया गया है, तो मैं बायो E3 का बता देता हूँ। इसमें 3 E हैं। एक ई से इकोनॉमी, एक ई से एम्प्लॉयमेंट, एक ई से एनवायरनमेंट। तो हमें इन तीनों चीज़ों में बायो, जैव चीज़ों का यूज़ कर करके इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें यही बताया कि बायो E3 पॉलिसी क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। आई होप कि मैंने वीडियो लंबा नहीं खींचा है। इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। थैंक यू।